to wait for 2 minutes. We have 2 minutes to 12. शुरू कर दें? अच्छा जी, अब मैंने टॉपिक्स आपसे पूछे थे, the ones you want to revise. Obviously वो होते होते कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सारा कुछ ही हो जाता है. सब स्टेज के टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं होते जितने रिवाइज करने वाले होते हैं. एनीवे, मसल्स तो आई सपोज आपको सब पता चल गए हैं, इतने ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती. क्लिनिकल्स, यस वी विल डू क्लिनिकल्स. मैं वो ज्यादा टाइम लूंगी. बस ये एक फेमरल आर्टरी भी किसी ने कही थी, तो बाउंड्रीज तो वो आपको बस नाम याद करने हैं. जो जो बाउंड्रीज होती हैं आपको समझ आ जाए. कि एक चीज मैं आपको बाउंड्रीज में बताना चाहती हूँ कि जब भी फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज पूछी जाती हैं तो केएलएम में जैसा लिखा हुआ है ना कि lateral border makes the medial lateral border of adductor longus makes the medial border of femoral triangle. ठीक है. अब ये lateral और medial के चक्कर में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. सो अगर आपने बाउंड्रीज लिखनी है, you can only write medial boundary is formed by adductor longus. You don't have to write के lateral border of adductor longus makes the medial boundary. समझ आ रही है? ठीक है ना. आपने अगर बाउंड्रीज लिखनी है तो आप लिखें medial boundary is formed by adductor longus, lateral boundary is formed by the sartorius. सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं. You don't have to write के lateral boundary is formed by the medial border of sartorius. इसमें कोई confusion वैसे है नहीं, लेकिन बच्चे जब लिखते हैं ना बाउंड्रीज फेमरल ट्रायंगल की, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो वो करते हैं. लैटरल और मीडियल के चक्कर में ना वो एडक्टर को लैटरल बना देते हैं और सार्टोरियस को मीडियल बना देते हैं. तो आप बॉर्डर जो ट्रायंगल का है बाउंड्री, उसका बॉर्डर लिखें. मसल का बॉर्डर लिखना कोई मस्ट नहीं है. ठीक है, पता आपको तो होना चाहिए बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है. लेकिन जो है ना मीडियल और लैटरल बॉर्डर ऑफ द मसल, वो एग्जैक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप लिख सकते हैं medial border is formed by adductor longus and lateral is formed by sartorius. समझ आ रही है? ठीक है. पेपर्स में भी ये काफी आते हैं. यस, क्लिनिकल्स बहुत आते हैं. 25% have to be from the मैंने आपको बताया था 25% ऑफ द पेपर हैज टू बी क्लिनिकल. अच्छा जी, मैं फेमरल आपको शुरू करा देती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि क्लिनिकल्स भी हमने करने हैं. तो फेमरल आर्टरी जब भी शुरू करते हैं मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, उसकी ओरिजिन, उसके कनेक्शन आपने हार्ट के साथ लेके जाना है. तो एओर्टा आपको पता है कि T12 के लेवल पे एओर्टिक हाइटस है और वहां से जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो आती है. तो L4 के लेवल पे आके डिवाइड्स इनटू 2 कॉमन इलियक आर्टरीज. कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो पेल्विक ब्रिम एक एरिया होता है. जब आप पेल्विस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पेल्विक ब्रिम के एरिया पे आके एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में डिवाइड हो जाती है. जो एक्सटर्नल इलियक है ये जब क्रॉस करती है इंग्वाइनल लिगामेंट तो इट बिकम्स दी फेमरल आर्टरी. ओके, मैक्सिमाइज कर देती हूँ. ठीक है जी. अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रही थी कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है व्हेन इट क्रॉसेस द इंग्वाइनल लिगामेंट वी कॉल इट द फेमरल आर्टरी एंड इट क्रॉसेस द इंग्वाइनल लिगामेंट समवट मिड पॉइंट पे. जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इट इज अटैच्ड टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक टुबर्कल. अब ये प्यूबिक सिम्फिसिस और प्यूबिक टुबर्कल में कई दफा बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक टुबर्कल तक जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट है और इसके मिड पॉइंट से जो फेमरल आर्टरी है वो आती है. इसकी पोजीशन ये है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द इंग्वाइनल लिगामेंट. और इसकी मीडियल साइड पे इमीडिएटली मीडियल साइड पे फेमरल वेन होती है एंड मीडियल टू दैट इज द फेमरल कैनाल जो फिर सारे फेमरल शीथ में चीजें आ जाती है. तो ब्लड सप्लाई में फेमरल आर्टरी है और इसमें क्या है मीडियल बॉर्डर ऑफ देन हाउ कम वी इंक्लूड डक्टर लॉन्गिस द मसल दैट फॉर्म द फ्लोर. वो ये होता है बेटा कि मसल जो है ना वो थोड़ा सा उसकी टिल्ट जो होती है वो इस तरह की होती है. उसकी जब वो ओरिजिनेट करता है थोड़ा सा वो टेढ़ा होके जब वो अटैच होने लगता है ना, जिससे आपने अपर लिम्ब में देखा था कि वो थोड़ा सा कर्व होके लेटेसिमस डॉर्सी आगे आता है या टीरिस मेजर आगे आता है, इसी तरह वो थोड़ा सा तो जो कर्व होता है ना मसल का. लेकिन मैं आपको ये बताऊं सिंपल आपने क्या लिखना है. मीडियल बॉर्डर इज एडक्टर लॉन्गस, लैटरल बॉर्डर इज सार्टोरियस, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द पेक्टिनियस एंड इलियोसोअस मसल. दैट इज इट. ये सिंपलेस्ट है इसका. ठीक है, आपने बाकी और कुछ ना भी लिखे
पेक्टिनियस जो है वो फ्लोर बनाता है मीडियली, इलियोसोअस फ्लोर बनाता है लैटरली, और इसका जो अपर बाउंड्री है इंग्वाइनल लिगामेंट है, लैटरल सार्टोरियस है, मीडियल जो है वो एडक्टर लॉन्गस है। ठीक है, अच्छा जी। अब फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस कुछ इसकी डीप होती हैं, 3 इसके सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, मैं देखती हूँ अगर ये पिक्चर यहाँ पे बनी है, आई डिड हैव अ पिक्चर, आई फाइंड इट आउट, ओके दिस इज इट। अच्छा, एक तो आपकी आती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आती है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक है और एपिगैस्ट्रिक है। उसके बाद ये डीप इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। डीप ब्रांचेस में जो आप पढ़ेंगे वो डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, क्योंकि एक सुपरफिशियल है और डीप भी इसी की है। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल, प्रोफंडा फेमरस विच इज द लार्जेस्ट वन, और मीडियल एंड लैटरल फेमरल जो आर्टरीज हैं ये या तो डायरेक्टली फेमरल से भी निकल सकती हैं या दे मे कम आउट फ्रॉम दी प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। तो दोनों सूरतों में ठीक है, लेकिन मोस्टली ये लैटरल और मीडियल जो है प्रोफंडा फेमरस से निकलती हैं, लेकिन फेमरल से भी निकल सकती हैं, ये कोई इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं है। ओके, दिस यू कैन सी इज द फेमरल शीथ। नाउ फेमरल शीथ कंटेन्स फेमरल आर्टरी most laterally, then we have the femoral vein, and then we have the femoral canal. अच्छा जी, अब ये जो femoral canal है, ये डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में। ओके, ये किसकी आवाजें आ रही है? ठीक है, सो वी हैव द फेमरल कैनाल, द मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट इन द फेमरल शीथ। फेमरल कैनाल जो है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है, फैट है, प्लस वी हैव द लिम्फ नोड्स। ठीक है, डीप इनग्वाइनल जो लिम्फ नोड्स है वो यहाँ पे होते हैं। फेमरल कैनाल की बात बाद में करते हैं, पहले मैं आपको फेमरल शीथ बता दूं। फेमरल शीथ इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ये भी मैंने आपको बताया था कि फेशिया ट्रांसवर्सालिस इज द फेशिया व्हिच इज आल्सो lining the muscles of the anterior abdominal wall, and it is also continuous with the fascia which is anterior to the psoas muscle which is called the psoas fascia. ठीक है, ये सब anterior abdominal wall से posterior side पे continuous होता है as the psoas fascia covering the psoas muscle. अब ये जब कर्व करता है, this forms the femoral sheath. ये जब कर्व करता है तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पड़े होते हैं उन्हीं को इनक्लोज कर सकता है ना। ठीक है, सो व्हेन इट कर्व्स एंटीरियरली इट कवर्स all these three things: femoral artery, femoral vein and this femoral canal. इन तीनों चीजों को ये कवर करता है। अब femoral nerve जो है, femoral nerve comes out deep to the psoas muscle. ये जो लंबर प्लेक्सिस से निकलती है फेमरल नर्व, L234 इसका रूट वैल्यू है। जाहिर है वो तो वर्टिबल कॉलम के इंटरवर्टिबल फोरामेन से लंबर प्लेक्सिस नर्व्स निकलेंगी, और ये जो लंबर प्लेक्सिस होता है ये psoas मसल के अंदर बनता है या इसके पोस्टीरियरली बनता है। सो जो ट्रांसवर्सालिस फेशिया कवर इसको कर रहा है, व्हेन इट कर्व्स इंटीरियरली इट कैन नॉट कैप्चर द फेमरल नर्व आल्सो बिकॉज दैट इज डीप टू द psoas मसल। तो वो जब निकलती है तो इट कम्स it comes below the inguinal ligament but lateral to the femoral sheath because it is outside, it is posterior to the transversalis fascia. ये आपको बात समझनी है कि femoral nerve जो है it is posterior to transversalis fascia and transversalis fascia curves anteriorly to form the femoral sheath. That is why femoral nerve is outside. KLM में जो बात लिखी हुई है, KLM में ये लिखा हुआ है कि it is in the inter muscular compartment, it is not in the vascular compartment. ठीक है, muscular compartment में है, but that does not explain why femoral nerve is not inside the sheath. आपको ये बात समझनी है कि transversalis fascia is anterior to the femoral nerve, anterior to the psoas area, and it curves anteriorly to form the femoral sheath. तो वो सामने की तरफ आ जाएगी, तो बैक साइड पे जो posteriorly उसके स्ट्रक्चर है that cannot be captured. So इसलिए femoral nerve जो है that is posterior to the it does not come in the femoral sheath. तो ये femoral sheath का एरिया है जहाँ पे femoral artery है, vein है और यहाँ पे canal है, and this is the femoral nerve. Okay, आपको मैंने इसकी branches बता दी। दूसरा important point क्या था कि जो fascia lata के था कि fascia lata this membranous layer of the anterior abdominal wall की जो superficial fascia है which is called the Scarpa's fascia. ठीक है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं अब रिपीट कर रही हूँ।
Superficial fascia of the anterior abdominal wall below the umbilicus has two layers. एक ये fatty layer है जिसे हम camphor कहते हैं, और ये membranous है, scarpas कहते हैं. So this membranous layer comes down and attaches to the fascia lata just below the inguinal ligament. इस area में आके finger breadth below the inguinal ligament, it attaches to the fascia lata. This is why यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है स्पंजी यूरेथ्रा की, तो ये स्पंजी यूरेथ्रा also lies in the superficial area, perineum में. तो superficial जो है वो ज़ाहिर है, it is continuous with the superficial compartment just below the superficial area in the anterior abdominal wall. So it can, यहाँ अगर rupture होता है तो urine can go into the lower abdominal area just below the superficial fascia, below the membranous layer of superficial fascia, but it cannot enter into the thigh region because scarpa's fascia is attached to the fascia lata just below the inguinal ligament. एक point है जो बहुत पूछा जाता है. अच्छा जी, उसके बाद ये आपके फेमरल ट्रायंगल आ जाता है. बाउंड्रीज आपको पता है, कंटेंट्स पता है. उसके बाद आ जाता है ये एडक्टर कैनाल. इसका क्वेश्चन आया था जिसमें लास्ट ईयर नहीं, जस्ट बिफोर लास्ट ईयर, 2 years बैक, एडक्टर कैनाल का क्वेश्चन आया था, कंपार्टमेंट विच इज इन द मिडल ऑफ द थाई. और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने किसने लिख दिया जी फेमरल ट्रायंगल. तो फेमरल ट्रायंगल इज इन द अपर थर्ड ऑफ द थाई, एडक्टर कैनाल इज इन द मिडल थर्ड ऑफ द थाई. एडक्टर कैनाल शुरू होती है जहाँ पे फेमरल ट्रायंगल खत्म होता है, उसका जो एपेक्स है वहां पे ये शुरू होती है और ये खत्म होके आ जाता है टिल देयर इज द हाइटस, एडक्टर हाइटस, जो एडक्टर मैग्नस के टेंडन के अंदर है, जहां से फेमरल आर्टरी ने it has to cross that hiatus and enter the popliteal area. So adductor canal, it is also called the hunter's canal. This is present in the middle of the thigh. ठीक है, middle third of the thigh में. अब इसकी बाउंड्रीज क्या है? एंटीरियरली sartorius है, एंट्रोलैटरल एरिया जो वास्टस मीडियालिस है, और पोस्टीरियरली एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस है. यहाँ तक आपने लिखना है. और एंटीरियर एंड एंट्रोमीडियल आप कह सकते हैं, sartorius सारा बनाता है. सो इसकी जो इसके कंटेंट्स में क्या आ जाता है? कंटेंट्स में आ जाता है फेमरल आर्टरी यहाँ से गुजरती है, फेमरल वेन होती है यहाँ पे, सेफनस नर्व विच इज द क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फेमरल नर्व, ये भी यहाँ से गुजरती है, प्लस नर्व ऑफ वास्टस मीडियालिस वो भी इसमें से गुजरती है, एंड इट सप्लाइज द वास्टस मीडियालिस. ओके, तो ये तो आपको डायग्राम जो दिखाया गया है ये है फेमरल शीथ का. सो ये टिपिकली इसीलिए बना है कि ये सोएस मेजर है, इसके ऊपर ये सोएस फेशिया और ट्रांसवर्सालिस फेशिया की जो कंटिन्यूएशन है, तो ये आगे आके कप करके ये कर्व करके इन चीजों को इनक्लोज कर देती है. तो फेमरल नर्व जो है वो बैक साइड पे रह गई. ठीक है, उसके बाद एक जो इस डायग्राम में बड़ी अच्छी चीज दिखाई गई है, यहाँ पे प्रोफंडा फेमरस आर्टरी है जो इस लार्जेस्ट ब्रांच है फेमरल आर्टरी की. इट गिव्स इट when it comes down distally in the medial part, it gives perforating arteries. अब ये perforating arteries जो है ये pierce करती हैं मसल को, typically adductor magnus को, and they go posteriorly in the posterior compartment. यहाँ से ये जो femoral artery दिखाई है, this is the adductor hiatus in the tendon of adductor magnus, lower third area में है. और यहाँ पे femoral artery crosses this hiatus and becomes the popliteal artery in the popliteal area. और जो वहाँ पे femoral जो popliteal vein है in the popliteal fossa, it crosses this in the opposite direction and becomes the femoral vein when it enters the thigh area. ये हो गया. दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है वो ये है anterior and posterior divisions of obturator nerve. अब ऑब्चुरेटर नर्व जो है वो भी लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है, और L2, 3, 4 इसका भी वही रूट वैल्यू जो फेमरल की है. एंड इट डिवाइड्स. ये कहाँ से आती है? ये आती है जब लंबर प्लेक्सस के थ्रू इट कम्स आउट ऑफ द ऑब्चुरेटर कैनाल. ऑब्चुरेटर कैनाल कहाँ पे? ऑब्चुरेटर फोरामन जो आपको पता है बहुत बड़ा है, दैट इज क्लोज बाय द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन. ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के साइड पे एक छोटी सी जगह ऑब्चुरेटर कैनाल, जिसके थ्रू ऑब्चुरेटर वेसल्स एंड ऑब्चुरेटर नर्व दे कम आउट इनटू द लोअर लिम्ब एरिया. ठीक है, पेल्विक एरिया से ये लोअर लिम्ब में आ जाती है. व्हेन इट कम्स आउट it divides into anterior and posterior divisions. Now anterior division is anterior to adductor brevis and posterior division is posterior to adductor brevis. तो अगर आपको adductor brevis ढूंढना है तो obturator nerve देखें, उसकी anterior division के जो है that is going to be in front of the adductor brevis and posterior division is going to be posterior to this muscle. अच्छा, ये femoral artery है, इसमें आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज द बिगेस्ट, इसकी जो ब्रांच है प्रोफंडा फेमरस, और इसकी परफोरेटिंग आर्टरीज है गोइंग पोस्टीरियरली,
और ये लैटरल कंपार्टमेंट को भी सप्लाई करती है, पोस्टीरियरली जाती हैं और फिर कर्व करके लैटरली आ जाती हैं और उसको सप्लाई कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये फेमरल आर्टरी है एंड क्रॉसिंग द हाइटस और फिर ये नीचे चली जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पे था एक ये सेफनस ओपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफनस ओपनिंग की जो है इट लाइज इंफ्रोलैटरल टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल, और उसके बाद इसकी जो लेंथ विड्थ तो आप पढ़ लेंगे 3.7 और 2.5 जो भी है, बट इट इज द लैटरल कर्व, जो इसका लैटरल एज है, फेल्सीफॉर्म एज, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। मीडियल इज नॉट दैट प्रोमिनेंट। ये वाली जो लैटरल, सुपीरियर, लैटरल एंड इंफीरियर, ये बहुत इसकी प्रोमिनेंट एज है, फेल्सीफॉर्म एज। दिस hiatus is present in the fascia lata. Now this hiatus is covered by a fascia which has many holes in it, जैसा सिव होती है, छलनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीब्रीफॉर्म because it has many holes. Why does it have holes? Because यहाँ से एक तो ग्रेट सेफनस वेन ने एंटर करना है फेमरल डीप साइड पे, जाहिर है डीप फेशिया को जब ये क्रॉस करेगी तो डीप साइड पे चली जाएगी एंड इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द फेमरल वेन। दूसरा, यहाँ से बहुत सारी लिम्फ वेसल्स जो है सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल है ना इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से लिम्फ वेसल्स दे गो इनटू द डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी ओपनिंग्स होती हैं। अच्छा जी, फिर डीप आर्टरी ऑफ द थाई आ जाती है। डीप आर्टरी ऑफ द थाई आपको पता है वही परफेंडा फेमरस है, उसके आगे परफोरेटिंग वेसल्स हैं, 4 टिपिकली परफोरेटिंग वेसल्स होती हैं और मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इससे निकल सकती है। उसके बाद 4 जो परफोरेटिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है टिपिकली इसकी अपनी ही टर्मिनल पार्ट है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द प्रोफंडा फेमरस इज द फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी। इसी आपको नजर आ रही है बिकॉज दे आर गोइंग पोस्टीरियरली एंड कमिंग into the lateral compartment also, ये सब सप्लाई हो रही है। ये posterior view आपको दिखाया हुआ है and they pierce the adductor magnus and then they come out from that। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। एनास्टोमोसिस तो मेरे ख्याल आपको समझ आ गया। दिस इज द एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल anteriorly laterally vastus medialis, posteriorly adductor longus magnus, medially sartorius, और सामने भी sartorius, anteriorly भी sartorius आता है, ठीक है। contents में femoral artery, vein, saphenous nerve, nerve to vastus medialis and lymphatics। adductor canal ये आपको typically दिखाया कि this is the area of femoral triangle, और इसके नीचे यहाँ पे adductor, ये जो रीजन है एडक्टर कैनाल का मिड रीजन और मिड थर्ड ऑफ द थाई में आ जाता है, और उसके नीचे फिर वो इट गोज इनटू दी थ्रू द एडक्टर हाइटस। रिलेशंस तो आप याद कर लेंगे। नर्व सप्लाई, फेमरल नर्व है, फेमरल नर्व की भी 2 डिविजन्स होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स। एंटीरियर डिवीजन जो है उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं। क्यूटेनियस में मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये वो क्यूटेनियस नर्व्स हैं जो एंटीरियर एंड मीडियल पार्ट ऑफ द थाई को सप्लाई करती हैं, ठीक है। एक तो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है ना, दैट इज डायरेक्टली ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस, लेकिन मीडियल एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो है वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ फेमरल नर्व से निकलती हैं। उसके बाद 2 इसकी मस्कुलर हैं जो सार्टोरियस और पेक्टेनियस है। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन है जिससे सेफनस नर्व निकलती है। सेफनस नर्व जो है निकलती है, पासेस थ्रू द एडक्टर कैनाल, और फिर इट पियर्स करती है एंड इट कम्स आउट, इट बिकम्स सुपरफिशियल इन द एरिया ऑफ नी, मीडियल साइड ऑफ द नी में आके ये सुपरफिशियल हो जाती है एंड देन इट सप्लाइज द मीडियल साइड ऑफ द लेग। फुट के एरिया को भी सप्लाई करती है टिल ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट पे जाके टिल द बिग टो, यहाँ तक ये सेफनस नर्व जो है सप्लाई करती है। उसके बाद जो पोस्टीरियर डिवीजन की मस्कुलर ब्रांचेस हैं उसमें से सबसे बड़ा मसल जो है क्वाड्रिसेप्स, इसको ये सप्लाई करती है। अच्छा जी, उसके बाद हम चले जाते हैं आगे। ये फेमरल नर्व की इस तरह के जो भी फ्लो चार्ट बने हैं ये सारे स्नेल में बने हैं और बहुत अच्छे बने हैं, ये आप जरूर फॉलो करें, इससे आपका कोई इसकी ब्रांच जो है वो मिस नहीं होती, ठीक है ना। तो एक तो ये लंबर प्लेक्सस शुरू में इलियाकस को दे रहा है बिकॉज इलियाकस इज इन द अभी तक शुरू जो इसकी ओरिजिन होती है वो इलियक फॉसा से होती है, वो रीजन जो है वो एब्डोमिनल पेल्विक एरिया में आ जाता है, एब्डोमिनल पेल्विक एरिया में। तो यहाँ पे इलियाकस को पहले ही ब्रांच दे देती है, फिर ये पेक्टिनियस को भी देती है, सार्टोरियस को अभी मैंने आपको बताया जैसा देती, क्वाड्रिसेप्स को देती है, नी जॉइंट को भी देगी, हिप जॉइंट को भी देगी, हंटर वो आपको क्या है
जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आप ये हिप जॉइंट को भी देगी नर्व सप्लाई और नी जॉइंट को भी देगी नर्व सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्यूटेनियस नर्व आपको नजर आ रही है। उसके बाद ये लेग का तो भी रीजन हमने पढ़ा नहीं है, तो वी विल नॉट गो इनटू दिस। तो ये फेमरल शीथ आपको दोबारा जरा एक्सप्लेन की गई है, ये सिल्टन्स लॉ। अच्छा जी, मैं ये देख रही हूँ कि आपको, अच्छा जी, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, ये फेमरल रिंग। फेमरल रिंग क्या चीज है? फेमरल रिंग इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ द फेमरल कैनाल। जो एब्डोमिनल साइड पे इसकी जो ओपनिंग है ना, दिस इज द femoral ring, this circular area opening of the femoral canal in the inguinal area is the femoral canal ring. A femoral ring का जो medial border है, that is the lacunar border. लेक्यूनर बॉर्डर जो है लेक्यूनर लिगामेंट से बनता है और ये थोड़ा सा शार्प बॉर्डर है। बाकी एंटीरियरली फेमरल रिंग में आ जाती है इनग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली जो है वो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस आ जाती है, ठीक है। तो ये इसको फेमरल रिंग की आपको बाउंड्रीज भी पता होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फेमरल रिंग जो है दैट इज कवर्ड बाय, जो फेशिया इसको कवर करता है, इसको हम कहते हैं फेमरल सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर या वीकनेस ऑफ द मसल या हर्निया, इन्हीं चीजों की वजह से बनता है। तो बिकॉज दिस इज द इंटर एब्डोमिनल एरिया, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में enter into this femoral ring, and through this femoral ring it may enter into the femoral canal. अब होता क्या है कि ये फेमरल हर्निया बन गया। अब ये फेमरल कैनाल के थ्रू ये वाला एरिया जो है वो नैरो है, ठीक है ना। फेमरल कैनाल, फेमरल रिंग वाला एरिया नैरो है। फेमरल कैनाल में फिर थोड़ी सी गुंजाइश होती है एक्सपैंड करने की, एंड देन इट मे कम आउट थ्रू दी सेफनस ओपनिंग, जो इस साइड पे इंफ्रोलैटरल एरिया में है। अब ये जो शार्प बॉर्डर है लेक्यूनर लिगामेंट, ये इसको प्रेस, कॉन्स्टेंटली प्रेस करता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। जब स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, एंड देन इट इज गोइंग टू लीड टू गैंग्रीन ऑफ द हर्निया, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है फिर। सो ये सेफनेस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फेमरल रिंग है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ फेमरल, लैटरली वर्टिकल सेप्टम बिटवीन फेमरल कैनाल और फेमरल रिंग। लैटरली तो वही है ना, लैटरली इसकी फेमरल वेन आ जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है दैट इज लैटरल। पोस्टीरियरली सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस कवर्ड बाय पेक्टिनियस, वहां से पेक्टिनियस अराइज करता है, उसका फेशिया मीडियल लेक्यूनर लिगामेंट है। एंटीरियरली इज द मीडियल पार्ट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट। तो ये आपको इसकी बाउंड्रीज भी पता होनी चाहिए, सेप्टम का पता होना चाहिए, फेमरल रिंग पता होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज क्या, उसके थ्रू उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसके थ्रू दिस इज द फेमरल रिंग, इसके थ्रू फेमरल हर्निया आ सकता है। अब दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि फेमरल हर्निया और इनग्वाइनल हर्निया की पोजीशन का डिफरेंस, ये जो है इंफ्रोलैटरल होता है फेमरल हर्निया, एंड इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ वाइडर पेल्विस, और जो इनग्वाइनल हर्निया दैट इज सुप्रोमीडियल टू द प्यूबिक टुबर्कल, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। सो दिस इज द एरिया, यहाँ से ये हर्निया आ सकता है, ठीक है, कैनाल के थ्रू, और ये सेफनस ओपनिंग से ये बाहर निकल जाता है। आगे पिक्चर भी है, मैंने पहले भी दिखाई थी। ओके, क्यूटेनियस नर्व्स में इस एरिया में क्यूटेनियस नर्व्स कौन कौन सी होती हैं? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई डायरेक्टली फ्रॉम द लंबर प्लेक्सिस L2 L3, फेमरल ब्रांच और जेनेटोफेमरल नर्व। जेनेटोफेमरल नर्व भी L2 L3 है इसकी रूट वैल्यू। फेमरल ब्रांच इसकी यहाँ आती है, और जो जेनेटल ब्रांच है वो पेरिनियल एरिया में आती है, ठीक है। इलियो इनग्वाइनल नर्व L1 है, ये भी सप्लाई करती है, अपर पार्ट ऑफ थाई में आ जाती है, मीडियल साइड पे। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो है वो डायरेक्टली फेमरल की ब्रांच है। इंटरमीडिएट भी फेमरल की ब्रांच है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर जो मीडियल साइड पे होती है, anterior division anterior to adductor brevis that also supplies gives cutaneous branches. अच्छा जी, बेटा टाइम ही नहीं है, अगर आपने क्लिनिकल्स करने हैं, मैं भी देख रही हूँ 23 तो अभी तक हो गए हैं। ब्लड सप्लाई, अच्छा ब्लड सप्लाई में फेमरल और सर्कमफ्लेक्स आ जाती है, प्लस ऑब्चुरेटर आर्टरी आती है। ऑब्चुरेटर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। आपने देखा था कॉमन इलियक होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक होती है। इंटरनल इलियक गोज इनटू द पेल्विक एरिया,
पेल्विक एरिया में ये बहुत सारी ब्रांचेस देती है जो आप पेल्विस में पढ़ेंगे, बट वन ऑफ दीज इज दी ऑब्चुरेटर आर्टरी। और ऑब्चुरेटर आर्टरी पेल्विक एरिया से निकल के ये ऑब्चुरेटिव फोरामन के साइड से, ऑब्चुरेटर कैनाल से निकल के इट कम्स आउट इनटू दी अपर मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है, वहां पे सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज तो आपको मेरे ख्याल ये सारी पता है, ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्चुरेटर नर्व का एरिया है, ऑब्चुरेटर नर्व एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस ये आती है एंड एडक्टर ब्रेविस, behind pectineus and adductor longus। तो in front of adductor brevis and obturator externus बहुत इंपॉर्टेंट है, it is posterior to pectineus and adductor longus। सप्लाई किसको करती है? gracilis को, adductor brevis, longus, pectineus को भी सप्लाई कर सकती है, लेकिन इसकी posterior डिवीजन भी सप्लाई करती है brevis को, बिकॉज इन दोनों के बीच में है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स के बीच में ब्रेविस है, तो दोनों तरफ से इसको मिल जाती है। Supply skin on the medial side of the thigh. Posterior division pierces obturator external, passes behind the brevis, ठीक है, and in front of magnus। तो supply किसको करती है? obturator externus को, adductor magnus को, और adductor brevis को भी supply कर सकती है, because it is right behind this muscle। ये इसका फ्लो चार्ट है। anastomosis, I don't think you need to do that, हमने ये काफी कर लिया है। ओके, वी कम टू द अप्लाइड एनाटॉमी। लंबर प्लेक्सिस करने, लंबर प्लेक्सिस में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लंबर प्लेक्सिस की पहली इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है जो एब्डोमेन में तकरीबन सप्लाई करती है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। इलियो इनग्वाइनल है, वो भी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को करती है, प्लस अपर पार्ट ऑफ ये पेरिनियल एरिया में सप्लाई करती है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ थाई को भी सप्लाई करती है, अभी हमने देखा था। उसके बाद इसकी फेमरल नर्व है L234, ऑब्चुरेटर नर्व है L234, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है L23। इसके अलावा एक बड़ी इसकी ब्रांच होती है लंबोसेक्रल ट्रंक, जिसे हम कहते हैं। लंबोसेक्रल ट्रंक कम्स आउट ऑफ दिस एरिया एंड गोज एंड जॉइंस द सेक्रल प्लेक्सस, वो सेक्रल में चली जाती है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट लंबर प्लेक्सस। अच्छा जी, हिप एंड थाई कंट्यूजन्स। अब हिप की अप्लाइड एनाटॉमी, थाई की अप्लाइड एनाटॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लेयर्स होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनमें बहुत इंजरीज होती हैं, ठीक है ना। कंट्यूजन्स, लैसरेशंस, मसल स्ट्रेन्स, एवर्जन जो होते हैं, फ्रैक्चर्स जिसमें टेयरिंग ऑफ द बोन आल्सो अकर्स अलोंग विद द टेंडन। तो ये सारी जो इंजरीज होती हैं या इनमें होती हैं या यंग एडल्ट्स में होती हैं। यंग एडल्ट्स वही गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिम्नास्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, तो उनमें ये जो इंजरीज होती हैं लोअर लिम्ब की बहुत ज्यादा होती हैं। हिप एंड थाई कंट्यूजन्स इसमें ज्यादा होते हैं। हिप पॉइंटर्स, दीज आर द एरियाज जहाँ पे टिपिकली इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया जो इन्वॉल्व होता है ड्यू टू इंजरी, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द हिप पॉइंटर, और किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। चार्लीज हॉर्स मीन्स कि कोई एक, अगर एक मसल है विच इज इन्वॉल्व, उसकी लैसरेशन हो गई है, उसके अंदर उसका टेंडन का स्ट्रेन पड़ गया है, या फिर उसके अंदर आर्टरी रप्चर हो गई, हेमाटोमा बन गया है, एब्सेस बन गया है, सो दिस इज चार्लीज हॉर्स। फेमरल शीथ एंड फेमरल हर्निया मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। पैल्पेशन, कंप्रेशन, कैनुलेशन ऑफ फेमरल आर्टरी। अब फेमरल आर्टरी को आप पैल्पेट कहाँ पे करेंगे? इट इज राइट in the middle of the inguinal ligament, about half an inch below the middle of inguinal ligament। femoral artery को आप palpate कर सकते हैं, वहां पे आपको इसकी pulsations feel होंगी femoral artery की, finger breadth below the middle of inguinal ligament। ये इसका एरिया है, और इसके बिल्कुल मीडियल साइड पे फेमरल वेन होगी, ठीक है। अब आपने अगर इसको कंप्रेस करना है तो आई टोल्ड यू कि कंप्रेशन अगर फेमरल आर्टरी की जरूरत है बिकॉज देयर इज अ ब्लीडिंग इन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस और इटसेल्फ अहेड डिस्टली, आपने इसको कंप्रेस करना है 10 मिनट्स बाय द क्लॉक, आपने इसको कंप्रेस करना है, तो फिर इसका फायदा होता है। दूसरा, कैनुलेशन फेमरल आर्टरी की करनी है तो इस एरिया में आप कर सकते हैं। और कैनुलेशन क्यों करते हैं? फेमरल आर्टरी की कैनुलेशन करके यू कैन रीच द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। बैक साइड पे जाएंगे फेमरल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक, एओर्टा में पहुंच जाएंगे, एओर्टा फिर डायरेक्टली लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगी। तो आप कैनुला यहाँ डाल सकते हैं एंड यू कैन एंटर द कैथेटर इसके थ्रू, और डाई डाल सकते हैं, आप प्रेशर कर सकते हैं, मेंटेन प्रेशर देख सकते हैं इन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। इसी तरह फेमरल वेन की कैथेटराइजेशन है, उसके इमीडिएटली
मीडियल साइड पे फेमरल वेन है, उसको अगर आप कैनुलेट करें तो यू कैन रीच दी राइट साइड ऑफ द हार्ट, और वहां से आपने अगर डाई डालनी है या एंजियोग्राफी करनी है, जो भी करना है, आप फेमरल वेन में कैथेटराइज कर सकते हैं। सोएस एब्सेस, आपको मैंने बताया था कि सोएस एब्सेस टिपिकली कम्स फ्रॉम द वर्टेब्रल एरिया। सोएस जो मसल है वो वर्टेब्रा से निकलता है, और वर्टेब्रा का अगर ट्यूबरकुलोसिस हो, टिपिकली बहुत कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल बोन जो है वहां पे ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन। वहां से अगर पस फॉर्मेशन है, इट कम्स डाउन, ट्रिकल्स डाउन along with the psoas muscle and comes in the area of the upper part of thigh, यहाँ आके एप्सिस बना देता है वो। तो ये एप्सिस सोएस एप्सिस सोएस मसल के एरिया में भी कहीं हो सकता है एब्डोमेन में, लेकिन यहाँ पे तो आके ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है अपर पार्ट ऑफ मिडिल साइड ऑफ थाई, यहाँ पे आके एप्सिस बना देता है। तो व्हेन यू सी अ स्वेलिंग इन दिस एरिया, इट कुड बी फेमरल हर्निया, इट कुड बी inguinal hernia, could be psoas abscess, could be enlarged inguinal lymph node, so enlarged superficial inguinal lymph node, could be a saphenous varix। ठीक है, ये दोबारा हम रिपीट करेंगे, मैंने आपको बताया था एंड में कि ये जो यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है, इट कुड बी एनीथिंग। सो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एक्सरे भी ले लेते हैं, पता चल जाता है कि ट्यूबरकुलस तो नहीं है, तो ये सोएस एब्सेस हो सकता है। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स का पैरालिसिस क्यों होगा? अगर फेमरल नर्व में इंजरी होगी या मसल में बाय इटसेल्फ कोई इंजरी होगी, तो पैरालिसिस क्वाड्रिसेप्स के 4 पार्ट्स हैं, रेक्टस फेमोरस और बाकी वास्टस हैं 3। रेक्टस फेमोरस डज कॉज फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट अलोंग विद द इलियोसोएस मसल। ठीक है, बाकी जो है वो सारे दीज आर द होल मसल इज द एक्सटेंड कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। तो पैरालिसिस हो जाए तो नी जॉइंट की एक्सटेंशन नहीं हो सकेगी। और दूसरा क्या होगा, आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप नी जर्क कर सकते हैं। नी जर्क में क्या करते हैं कि पेटेलर जो हैमर होता है आपका, क्लिनिकल हैमर होता है, उससे आप टैप करते हैं पेटेलर टेंडन को जस्ट बिलो दी अपर पार्ट ऑफ टिबिया, जहाँ पे ये अटैच होता है टिबियल ट्यूबरोसिटी, वहां पे द पेशेंट शुड बी सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द बेड विद द लेग डैंगलिंग। लेग जो है वो स्टिफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या अगर पेशेंट बेड रिडन है तो आप उसको नीचे से आप अपना बाजू डालते हैं और उसको वो कर लेते हैं, बिल्कुल उसको क्या कंट्रैक्शन नहीं होने देते क्वाड्रेटस फीमोरस की, और फिर आप उसको करते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि व्हेन यू टैप यू कैन फील द कंट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई। सो ये नी जर्क होता है, इस पे आप टैप करते हैं और क्या होगा, एकदम एक्सटेंशन होगी, जो लेग की एक्सटेंशन होगी, या आप हाथ रख के you can feel the contraction of the quadriceps muscle and the anterior part of thigh. And by this jerk, you can test the femoral nerve, the segment of spinal cord, which is L2-3, L2-3-4, और उसके साथ आप चेक कर सकते हैं मसल, क्योंकि मसल को तो और कोई मसला वो नहीं है, किसी और वजह से नर्व ठीक है लेकिन मसल किसी और वजह से उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, सेफनस वेरिक्स इज दी varices which is present in the great saphenous vein। वेरिसेस वेन की वेरिसेस क्या होती है, वेन में डायलिटेशन हो जाती है। क्यों डायलिटेशन होती है? बिकॉज जो वेल्व्स हैं वेन के अंदर, दे स्टॉप फंक्शनिंग। जब इनका फंक्शन नहीं होता तो क्या होती है, ड्यू टू ग्रेविटी देयर स्टेसिस ऑफ ब्लड इन द लोअर लिम्ब, और आहिस्ता आहिस्ता वेन्स डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अब ये वेल्व जो है इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं जब इसके अंदर, यहाँ पिक्चर मैंने लगाई हुई थी इनकॉम्पिटेंट वेल्व्स की, मेरा ख्याल है वो डीप वेन वाले एरिया में। अच्छा, जब इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं तो वहां पे स्वेलिंग्स होनी शुरू हो जाती है वेन की। आप मीडियल साइड पे सारा देखेंगे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो सेफनस ओपनिंग है उस एरिया में कोई बड़ी अगर वहां पे डायलिटेशन है तो इट मे प्रेजेंट एज अ स्वेलिंग इन दिस एरिया। ठीक है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले रनर्स नी में क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो लिगामेंट है, लिगामेंटम पटेले के एरिया में, तो उसको हम रनर्स नी कहते हैं। पटेलर फ्रैक्चर्स में सिर्फ ये देखना है कि पटेलर जो आप एक्सरे लेते हैं, अगर आप सस्पेक्ट करें एक्सरे ले रहे हैं तो पटेला आपको 2-3 पार्ट्स में कई दफा नजर आता है, तो हो सकता है इंजरी की हिस्ट्री है तो वो फ्रैक्चर ही हो, या हो सकता है कि वो फ्रैक्चर नहीं है बट इट इज ओनली ऑसिफिकेशन ऑफ पटेला इन 2-3 एरियाज। तो अगर 2-3 एरियाज में ऑसिफिकेशन हो गई और वो ज्वाइन नहीं किया,
तब भी पेटेला के 2-3 पार्ट्स होंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर इंजरी की हिस्ट्री है तो फिर इट इज गोइंग टू बी फ्रैक्चर। तो ये आपको देखना है। अगर फ्रैक्चर होता है तो अपर पार्ट ऑफ जो पेटेला है वो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल को कंट्रैक्ट करेगा और उसको ऊपर पुल करेगा। तो वन ऑफ द पीसेस, द अपर पीसेस, ये आपको नजर आ रहा है, इट गोइंग टू बी पुल्ड अपवर्ड्स बाय द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल। एब्डोमिनल ऑसिफिकेशन ही मैंने आपको बता दिया, पेटेंडर टेंडर रिफ्लेक्स भी हो गया। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलस एक इलोंगेटेड नैरो सा मसल है, ग्रेसिलस इसको रिमूव भी कर दें तो कोई सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिडिल कंपार्टमेंट में वन ऑफ द एडक्टर्स, सो इसकी हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं अपर लिम्ब में, कहीं हमें अगर जरूरत होती है तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे इफ वी नीड टू जॉइन मसल इन दैट एरिया तो हम इसको ले लेते हैं। लोअर लिम्ब से हम मसल जो है ग्रेसिलस लेते हैं और वेन जो है वो ग्रेट सेफनस वेन ले लेते हैं। ग्रोइन पुल, ग्रोइन का एरिया कौन सा होता है, ये आपको बिल्कुल इनग्वाइनल लिगामेंट वाला एरिया जो है, इसमें अगर एंट्रोमीडियल जो मसल्स हैं उनका स्ट्रेन हो जाए, उनकी पुल हो जाए तो यहाँ पे बहुत पेन होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोइन पुल। ठीक है। इंजरी टू एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस में क्या है कि राइडर्स, जो हॉर्स राइडर्स हैं, अब अगर आप वो राइडर उनको राइडिंग करते हुए देखें तो एकदम एडक्शन होती है ना साथ साथ, जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता है तो एडक्शन होती है लेग्स की। तो उसमें जो एडक्टर्स मसल्स हैं दे प्ले अ लॉट ऑफ, दे हैव टू वर्क अ लॉट। तो एडक्टर लॉन्गस जो है वहां पे उसकी अंदर कोई लेसरेशन हो सकती है, छोटी सी कैपिलरी या आर्टरी रप्चर कर सकती है। जब वो रप्चर करती है तो वहां पे हीमाटोमा बनता है, हीमाटोमा बनेगा, वो फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस के अंदर ऑसिफिकेशन हो सकती है। इस ऑसिफिकेशन की वजह से वहां पे बोन जो बनती है डक्टर लॉन्गस के अंदर उसको हम कहते हैं राइटस बोन। लोकेशन आप, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रिप्लेस्ड एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी, हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, दिस दिस इज द डायग्राम। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की एक ब्रांच होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, इसकी प्यूबिक ब्रांच है इसका। दिस प्यूबिक ब्रांच may supply the area of obturator artery। ठीक है, ये ऑब्चुरेटर आर्टरी निकल रही है, इसने सप्लाई करना है इस स्पेसिफिक ये सुपीरियर रेमस के एरिया को, बट दिस एरिया में बी सप्लाइड बाय द प्यूबिक ब्रांच ऑफ एक्सेस ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड दिस मे एक्ट एज द एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हर्निया जा रहा है, इस हर्निया के अगर आप इनग्वाइनल हर्निया यहाँ पे हो जाता है, इनग्वाइनल हर्निया की जब आप सर्जरी करते हैं इस एरिया में, सो यू शुड नो कि यहाँ ऑब्चुरेटर आर्टरी तो है, लेकिन देर मे बी अनदर आर्टरी, प्यूबिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी व्हिच मे एक्ट एज द एक्सेसरी आर्टरी। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि यहाँ पे एक और आर्टरी है व्हिच हैज टू बी लाइगेटेड और फिर वहां पे कर सकते हैं आप सर्जरी। अच्छा जी, laceration of femoral artery, this artery could be involved in strangulation। तो ये एसेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है फेमरल हर्निया के एरिया में स्ट्रैंगुलेशन भी इसकी कर सकती है। लेसरेशन ऑफ फेमरल आर्टरी जब होती है तो उसको आपको कंप्रेस करना पड़ता है फॉर 10 मिनट्स बाय द क्लॉक। एडक्टर मसल्स एंड सेरेब्रल पाल्सी, एडक्टर जो सेरेब्रल पाल्सी इज अ डिजीज, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है जिसमें मसल या तो बिल्कुल लैक्स हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव टोन में आ जाते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा टोन में आते हैं, एक्सेसिव की टोन हो जाती है तो बहुत पेनफुल होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो नर्व होती है ऑब्चुरेटर नर्व्स, इनको सप्लाई कर रही है, इसकी हम इंटीरियर डिवीजन को काट देते हैं, इसकी सप्लाई खत्म कर देते हैं एडक्टर मसल की, ताकि वो टोन खत्म हो और पेन खत्म हो जाए पेशेंट की। स्वेलिंग इन द इनग्वाइनल एरिया, दिस आई वांट टू टेल यू, पहले भी आपको बताया कि स्वेलिंग इन दिस एरिया कुड बी ड्यू टू इनग्वाइनल हर्निया, फेमरल हर्निया, सेफनस, वेरिक्स, enlarged inguinal lymph nodes, psoas abscess and aneurysm of femoral artery. This is the last part. So inguinal, femoral, saphenous varix, enlarged inguinal lymph node, psoas abscess, aneurysm of femoral artery, ये 6 चीजें हैं जो you need to suspect in a swelling in this area। upper medial part of thigh या upper part of thigh में कहीं भी चीजें हो, swelling हो, तो these 6 things you have to suspect। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। This is the femoral hernia coming out of, ये it is going through the femoral ring
और फेमरल कैनाल के थ्रू और फिर ये सेफनस ओपनिंग के थ्रू इट इज कमिंग आउट। अच्छा जी, न्यू शेयर ऑल शिफ्ट एस। अच्छा जी, अब मैं जरा न्यू शेयर अगर कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरी शेयर कर लूँ। आई थिंक ये फ्रैक्चर्स आपको रिपीट करा दूं, ठीक है। ये तो फिर वही आ गया। अच्छा जी, अब करते हैं न्यू शेयर। लेट्स सी अगर ये नया शेयर आता है तो, आई डोंट नो। मैं दोबारा जो है ना दूसरी तरह से करते हैं। ओके, फ्रैक्चर्स आपको करा दूं रिपीट, आप मुझे बताएं अभी। लंबर प्लेक्सिस तो मैंने आपको मोटा मोटा करा दिया। जो क्लिनिकल्स थे वो भी हमने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिए बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो आपके वीनस ड्रेनेज के हैं, वीनस ड्रेनेज में क्या क्या था आपके, वेरिकोज वेन्स है वहां पे, और फेशियल आटा के बारे में तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया कि स्कार्पस फेशिया अटैच टू फेशियल आटा जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट और पैरेलल टू इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी अटैचमेंट होती है। ओके, तो अब हम जाते हैं टुवर्ड्स दी अप्लाइड एनाटॉमी। तो हिप बोन की तो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है बिकॉज ये ज्यादा आप पढ़ेंगे। पेल्विक फ्रैक्चर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट पेल्विक एरिया में आ जाते हैं। पेल्विक फ्रैक्चर में आपने बस ये देखना है कि ये अबव बिलो कंप्रेशन है, तो ये देखिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस गोज, ये फ्रैक्चर्स इसके में बहुत ज्यादा पीसेस हो जाते हैं बिकॉज ये जो बोन है यहाँ पे देयर इज अ बिग होल, ये जो ऑब्चुरेटिव फोरामेन है तो इसके एरिया में फ्रैक्चर हो जाता है। तो राइट बिहाइंड दिस एरिया इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो फ्रैक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर में इंजर हो जाता है, और इसके टिपिकल जो सिम्टम फिर क्या है कि देयर इज ब्लड इन द यूरिन। और ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एकदम एक्सीडेंट हो जाए तो दिस फीमर पुशेस इनटू द एसिटेबुलम और ये अंदर चली जाती है, ये फ्रैक्चर हो जाता है। सेकेंडली ये जो पैराशूट से नीचे जंप करते हैं तो एकदम ये जो थ्रस्ट आता है टुवर्ड्स द फीमर, हेड ऑफ फीमर, ये जब सो इट पुशेस इनटू द एसिटेबुलम, तो ये फीमर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसके बाद ये है एवल्जन फ्रैक्चर्स, जिसमें क्या होता है कि हैमस्ट्रिंग टेंडन यहाँ पे अटैच होता है और इसकी ट्यूबरोसिटी में, और ये एथलीट आपको पता है कि एक्सेसिव अगर ट्रैक्शन होती है तो यहाँ से एवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा है। कॉक्सा वेरा इज द डिक्रीज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बेबीज में अप टू 3 इयर्स में 136 तक होता है, उसके बाद एंगल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एडल्ट में 126 होता है और ओल्ड एज में 120 हो जाता है। लेकिन अगर 126 से बहुत कम हो, ये जिस तरह यहाँ आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, इट इज नियरली 90 डिग्रीज, तो दिस इज कॉल्ड कॉक्सा वेरा। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो जाए, दिस इज कॉक्सा वेल्गा। अच्छा, अप्लाइड फीमर की क्या है, डिसलोकेटेड एपिफिसिस ऑफ द फीमरल हेड। एपिफिसिस जो है वो कहीं पे डिसलोकेशन जनरली हम हिप बोन में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसकी पढ़ेंगे, ये क्या कहते हैं, हिप जॉइंट पढ़ेंगे, उसके साथ आपकी डिसलोकेशन वगैरह भी आ जाएगी। हिप जॉइंट अभी हम नहीं कर रहे, फेमरल हेड का फ्रैक्चर्स हम कर रहे हैं, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ठीक है।
तो फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं यंगर एज में, शैफ्ट का फ्रैक्चर होता है यंगर एज में, नेक का फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में मोस्टली। जो ओल्ड एज में होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फीमेल्स में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है। तो अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा था ये शेंटन्स लाइन। व्हाट इज दिस शेंटन्स लाइन या शेंटन्स, ये कर्व होता है, दिस इज द कर्व व्हिच इज फॉर्म्ड बाय continuous line, this is a continuous line formed by the inferior margin of the superior ramus of pubis, या इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। इट इज द सेम थिंग, superior margin of obturator foramen or the inferior margin of the superior ramus of pubis. When we draw a line in this area, it is continuous with the inferior margin of the neck of the femur. ये continuous एक curve line बन जाती है जिसको हम शेंटन्स लाइन कहते हैं। और अगर कहीं नेक ऑफ फ्रैक्चर का फीमर होता है तो ये यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ जाती है, ये कर्व पूरा सही नहीं बन पाता है, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ गई है। तो एक्सरे में यू कैन सी दिस। अच्छा जी, फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में टिपिकली क्या होगा, शॉर्टनिंग होगी और लैटरल रोटेशन होगी लिम्ब की। लिम्ब शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट क्यों होगा, क्योंकि मसल जो है वो जो डिस्टल फ्रैगमेंट जो होता है उसको ऊपर खींचते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस इतने हैवी मसल्स होते हैं वो उसको लिम्ब को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो लिम्ब शॉर्ट हो जाएगा और लैटरल रोटेशन होती है। तो नेक ऑफ फीमर में दो किस्म के हो सकते हैं, या सब कैपिटल होती है विच इज इंट्रा कैप्सुलर इनसाइड द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट, और trochanteric fracture which is extra capsular outside the capsule of the hip joint. अब इनमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर में भी बहुत ज्यादा, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है ट्रोकेंटेरिक में। अब सब कैपिटल की पहले बात करें तो मेनोपॉजल फीमेल्स में होगी, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है हेड का। एवास्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में, क्योंकि वहां पे रेटिनाकुलर आर्टरीज हैं, ये हम पढ़ेंगे जब अभी हिप जॉइंट पढ़ेंगे, तो वहां पे ब्रांचेस होती हैं, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फेमरल आर्टरी की ब्रांचेस हिप जॉइंट की हेड ऑफ फीमर की तरफ जा रही होती हैं, जो उसे सप्लाई करती हैं। दिस इज द मेन सप्लाई, medial circumflex femoral artery की जो retinacular arteries हैं, these are the main supply of head of femur। तो जब neck of femur का फ्रैक्चर हो जाए तो वो arteries जो है वो जाहिर है रप्चर हो जाएंगी, वहां तक पहुंचेंगी नहीं, तो avascular necrosis हो जाता है हेड का। जब avascular necrosis होता है तो वहां पे हमें आर्टिफिशियल या प्रोस्थेसिस डालना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है, क्योंकि रेक्टस फेमोरस और एडक्टर मैग्नस और हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हैमस्ट्रिंग पोस्टीरियर थाई के मसल्स हैं, ये इसको अपवर्ड पुल करते हैं, ठीक है। और ये जो लैटरल रोटेटर्स हैं, लैटरल रोटेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूटियस मैक्सिमस, पेरिफॉर्मस, ऑब्चुरेटर इंटरनस और जिमेला, ये सारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। तो ये लैटरल रोटेटर्स ही हैं, ये डिस्टल फ्रैगमेंट को लैटरली रोटेट कर देते हैं। तो एंटीरियर मसल्स इसको अपवर्ड पुल करते हैं और पोस्टीरियर मसल्स जो है, लैटरल रोटेटर्स जो है उसको लैटरली रोटेट करते हैं, तो लिम्ब शॉर्ट हो जाती है और लैटरली रोटेटेड होती है। ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर इसी तरह जो है सब ट्रोकेंटेरिक सब कैप्सुलर एक्स्ट्रा कैप्सुलर एरिया में होता है और वहां पे भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये तो वही शेंटन्स लाइन आपको दिखाया। अब उसके बाद सो दिस इज द फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। अब यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं जो पोस्टीरियर और एंटीरियर कंपार्टमेंट के भी मसल्स हैं, ये दोनों इस डिस्टल फ्रैगमेंट को दे पुल इट अपवर्ड्स, तो लिम्ब जो है शॉर्ट हो जाता है और ये लैटरली रोटेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैटरल रोटेटर्स। शैफ्ट में क्या होता है, यूजुअली यंग हेल्दी पर्सन में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है, ओवर एक्टिव बच्चे जो छोटे होते हैं उनमें होता है। तो अपर थर्ड का अगर हो तो क्या होगा, अपर थर्ड का अगर फ्रैक्चर होता है तो प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो है दैट इज पुल्ड, उसकी वो फ्लेक्स करता है अपर फ्रैगमेंट को, इलियोसोएस, इलियोसोएस वहां पे लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच है, तो ये अपर फ्रैगमेंट को फ्लेक्स कर देगा और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इसको एबडक्ट करेंगे, ठीक है, और लैटरली रोटेट करेंगे जो लैटरल रोटेटर्स हैं। अब डिस्टल फ्रैगमेंट की तरफ आए तो डिस्टल फ्रैगमेंट विल बी पुल्ड अप बाय द हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्रिसेप्स। यहाँ जो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है वो फ्लेक्स हुआ था इलियोसोएस की वजह से, लेकिन लोअर फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी पुल्ड अप बाय हैमस्ट्रिंग्स एंड एडक्टर मसल्स, ठीक है, और एडक्शन भी हो जाएगी इनकी, और लैटरल रोटेशन होगी बिकॉज ऑफ द वेट। ये आपको प्रॉक्सिमल में दिखाया गया है, ये स्नेल की डायग्राम है। सो हैमस्ट्रिंग और
क्वाड्रिसेप्स जो है उसको ऊपर पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो लिम्ब शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लिम्ब ऊपर की तरफ पुल हो गया है। और लैटरल रोटेटर्स इसको लैटरली रोटेट करेंगे, और यहाँ पे इलियोसोएस जो है वो इसको फ्लेक्स कर देगा। मिडिल थर्ड में डिस्टल फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी पुल्ड अपवर्ड। वही बात है, स्ट्रॉन्ग मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स भी और क्वाड्रिसेप्स भी इसको अपवर्ड पुल करते हैं, ठीक है। और जो गैस्ट्रोकनीमियस है वो डिस्टल फ्रैगमेंट को वो पीछे की तरफ लेके जाएगा। गैस्ट्रोकनीमियस इज द मसल ऑफ द लेग, और ये यहाँ पे अटैच होता है कॉन्डाइल्स पे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है। ये जो डिस्टल फ्रैगमेंट है उसको वो पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का मसल है, तो पोस्टीरियर लेके जाएगा। और जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स हैं वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी पुल्ड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। अच्छा, जो डिस्टल थर्ड है उसमें टिपिकली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है कि ऑब्वियसली द डिस्टल फ्रैगमेंट इज अगेन गोइंग टू बी पुल्ड बैकवर्ड्स बाय द गैस्ट्रोकोनिमियस मसल, लेकिन अब ये एरिया वो एरिया है जो पोप्लीटियल फॉसा का एरिया है। तो यहाँ पे पोप्लीटियल आर्टरी जा रही है, तो ये पोप्लीटियल आर्टरी को डायरेक्टली हिट करके इसकी कंट्यूजन कर सकता है, सॉरी लैसरेशन कर सकता है। लैसरेशन का मतलब ये है कि आर्टरी जो है वो रप्चर हो सकती है। रप्चर हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये आपको फ्रैक्चर फीमर का एक क्विक रिव्यू है, ठीक है। अच्छा जी, डू वी हैव टू लर्न द होल टेबल ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब? यस, यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये स्किन का एरिया आता है। उसमें टेबल में है क्या, क्यूटेनियस नर्व्स के नाम आपको पता होना चाहिए और पता होना चाहिए उसकी एरिया ऑफ सप्लाई। तो जो डायग्राम आप बनाते हैं क्यूटेनियस नर्व सप्लाई का, जो डायग्राम है उससे भी आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी, एक तो आप याद कर लें क्यूटेनियस नर्व्स कौन सी हैं और किस किस एरिया में वो सप्लाई कर रही हैं। आपको डायग्राम आता है तो यू कैन इजिली डू दैट। लैटरल क्यूटेनियस नर्व है, लैटरल पार्ट ऑफ द थाई में सप्लाई करती है, लैटरल पार्ट ऑफ हिप को भी सप्लाई करती है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई वो निकलती है लंबर प्लेक्सस से। फिर इंटीरियर क्यूटेनियस एंड इंटरमीडियस जो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व है, फेमरल नर्व की ब्रांचेस हैं। उसके बाद ऑब्चुरेटर नर्व है, वो डायरेक्टली लंबर प्लेक्सस की अपर मीडियल पार्ट ऑफ थाई है। फिर जेंटोफेमरल नर्व है, उसकी फेमरल ब्रांच सप्लाई करती है। इलियोइंग्वाइनल नर्व है, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। सेफनस है, दैट इज वन ऑफ द क्यूटेनियस ब्रांचेस, टर्मिनल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द फेमरल नर्व। वो भी मिडिल लोअर पार्ट ऑफ मिडिल साइड ऑफ थाई, नी रीजन, लेग रीजन, और ये फुट तक जाती है अप टू द बिग टो। एंड व्हाट अबाउट द डर्मेटोम्स, व्हिच वन टू डू, ये तो मैं आपको 10 दफा बता चुकी हूँ। कीगर वाला जो आपने पहला है ए बी वाला, वो आपने करना होता है। वो भी आप करेंगे। डर्मेटोम्स ये तो आपने अपर लिम्ब में भी किए थे। क्यूटेनियस नर्व सप्लाई और डर्मेटोम्स का आपने डायग्राम एंटीरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली आपने करना है। लेग की जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई है उसमें एक तो स्यूरल नर्व आ जाती है, एक आपने जो लैटरल साइड पे जाती है सेफनस मीडियल साइड पे जाएगी, और एक और आएगी इसमें जो कॉमन फिब्रिलर नर्व है उसकी ब्रांच आती है सुपरफिशियल फिब्रिलर नर्व, ठीक है। और जो डीफिब्रिलर नर्व है उसकी सिर्फ छोटा सा एरिया जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई का है वो है इंटरडिजिटल क्लेफ्ट बिटवीन द बिग टो एंड द सेकंड टो। वो उसका वो सुपरफिशियल पार्ट है जो आपको आना चाहिए। बाकी डीप हम लेग में पढ़ेंगे, वो मसल्स को सप्लाई करती है। ये होगी आपकी एंटीरियर। और पोस्टीरियरली में क्या आ जाता है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई आती है, वो सेक्टल की ब्रांच है। उसके बाद लेग के एरिया में तो स्यूरल नर्व ही है जो सप्लाई करती है लैटरली, और मीडियल साइड पे सेफनस करती है। जो आपका फुट का एरिया है, जो सोल का एरिया है, वो मीडियल एंड लैटरल प्लांटर नर्व्स। ये आपके डायग्राम में बना हुआ है, जो आप डायग्राम याद करें तो आपको आ जाएगा। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे एसक्यू जब आपको देते हैं तो डायग्राम तो आपको दे नहीं सकते। आई सपोज वो भी कुछ होगा सिलसिला, लेकिन वी ओनली गिव यू द एसक्यू रिटन जो होते हैं। अब होपफुली अब आपको बता के प्लीज आप अपने आंसर्स को रीफ्रेज करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो छापा ना मार दें, कॉपी पेस्ट मत करें बुक का, ठीक है। बिकॉज इफ आई हैव टू एक्सट्रैक्ट एन आंसर फ्रॉम दैट, तो फिर आपका जवाब देने का तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो वो तो गलत हो जाता है। आपने वो आंसर करना है उस पैराग्राफ में से जो पूछा गया है। तो अगर नाम पूछें आर्टरीज के तो नाम लिखें, पूरा पैराग्राफ ना दे दें कि उसके बीच में से मैं नाम निकालती रहूं, दैट इज रॉन्ग।
आंसर। तो आपने रीफ्रेज करना है। दिस इज द बेस्ट टर्म आई कैन थिंक ऑफ, के रीफ्रेज करें आंसर को और फ्रेज करें आंसर को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। तो जो भी क्वेश्चन है उसको गौर से पढ़ें। और एमसीक्यू टिपिकली आपके गलत इसलिए होते हैं कि आप गौर से पढ़ते नहीं हैं कि उसमें पूछा क्या गया है। आप एंड तक उसको पढ़ें, समझें कि क्या पूछ रहे हैं और फिर आंसर करें, ठीक है। क्योंकि आपके एमसीक्यू में तो अभी तक तो मैं आपको देती रही हूँ, कॉपी पेस्ट पे भी मार्क्स देती रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है लोअर लेवल में अब मैंने नहीं देने। अब अगर कॉपी पेस्ट हुआ तो आई गिव यू 0 स्ट्रेट अवे, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है, बिकॉज दैट शोज के यू हैवंट स्टडीड एट ऑल। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कॉपी पेस्ट तो KLM तो रट्टा नहीं मारी जा सकती। तो आप खोलते हैं गूगल या जो भी खोलते हैं और आप कॉपी पेस्ट फटाफट कर देते हैं, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड। अच्छा जी, और बताएं कोई आप जो क्वेरी आपके दिमाग में रह गई हो। हमने जल्दी जल्दी क्लिनिकल्स तो कर लिए, फेमरल आर्टरी किसी ने कही थी वो भी हमने कर लिए रिवाइज, और कुछ रह गया है हमें पता नहीं होता ऐसी मार्क्स किधर से डिडक्ट हुए, क्योंकि हमने चेक एसक्यू तो कभी देखी नहीं किधर से डिडक्ट हुए। मतलब आपको अपने आंसर का तो पता होता है, तो आप दिस अब ये है कि फीडबैक हम आपको इस तरह इसमें नहीं दे सकते, बिकॉज इस तरह लेक्चर में मैं आपको 150 स्टूडेंट्स को तो नहीं बता सकती। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज क्या है कि या तो आंसर दिया नहीं होता, या आंसर कॉपी पेस्ट हुआ होता है, ठीक है, उसमें से, या आंसर इनकम्प्लीट होता है। ABC पार्ट्स हैं, AB का दे दिया है या BC का दे दिया है, तो एक पार्ट रह गया है, ठीक है, वो भी इनकम्प्लीट आंसर होता है। तो आप कई दफा उसका पूरा एक छापा मार देते हैं और बाकी जो है वो रह जाता है, BC पार्ट रह जाता है, उसमें यू लूज मार्क्स। तो ज्यादातर ये है पॉइंट्स जहां से आप SCQ में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, या तो इनकम्प्लीट आंसर होता है या टोटली गलत होता है, ठीक है। आप पढ़ते नहीं है कि पूछा क्या है, और या तो बिल्कुल ही एम्प्टी भी आता है, बिल्कुल 0 होते हैं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। और मार्क्स कैन बी सीन, मार्क्स तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप पेपर को नहीं रिव्यू कर सकते। ऑब्वियसली इंडिविजुअल भी शो होते हैं इंडिविजुअल SCQ मार्क्स तो आप देख सकते हैं ना, लेकिन ये कि आप अपने आंसर्स दोबारा देख सकते हैं कि हर आंसर में आपको कितना मिला है, हर क्वेश्चन को आप खोल के अपना आंसर देखें, तो फिर देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। आप खोल के आप देखें कि आपने जो भी आंसर दिया है उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, और अगर क्यों मिले हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों मिले हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट है या गलत है, या आपने अब मुझे याद नहीं आ रहे, जिस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पीछे क्वेश्चंस थे पिछली सब स्टेज फाइनल स्टेज में भी इनकम्प्लीट आंसर्स थे, ठीक है ना। कोई अगर आपको याद हो तो मुझे पूछ लिया, अभी इस वक्त मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि कौन से थे। लेकिन अगर आप बिल्कुल टू द, अगर आप स्ट्रिक्टली जो आंसर करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फिर आपको पता होता है हाँ जी ये पूछा था, इसका मैंने जवाब दे दिया, ABCD जितने भी पार्ट्स हैं, तो फिर आपको पता होता है कि अगर सारे सही हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं SCQ में भी, क्योंकि आपने न्यूमरेट करनी है ब्रांचेस, आपने सारी ब्रांचेस लिख दी हैं, तो उसमें तो डिडक्ट नहीं हो सकते। आई हैव 0.5 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच SCQ। तो फिर आप वापस जाएं, देखिए उसमें क्या आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया होगा। एक मुझे याद आ रहा है प्लूरल रिसेसेस वाला, आपको बताना था कि प्लूरल रिसेस होती क्या है। सबने गलत लिखा था कि प्लूरल रिसेस क्या होती है, क्योंकि वो सबके आंसर जो थे वो कॉपी पेस्ट थे किसी जगह से, गूगल से, जहां से भी, सब गलत था। आपने गूगल में जाके नहीं खोला बेटा, आप अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आपने पॉइंट्स याद करने हैं। आपने अपनी बुक जो आपको दी गई है KLM स्नेल, यही पढ़े तो बहुत है, वहां से आप पढ़े कि क्या होते हैं प्लूरल रिसेसेस। आपने नाम नहीं दिए प्लूरल रिसेसेस के, ठीक है। किसी ने ये मिस कर दिया है कि जब ग्रेविटी से जो प्लूरल फ्लूइड है, वेयर डज इट अक्यूमुलेट, तो कॉस्टोडायफ्रेगमेटिक रिसेस में अक्यूमुलेट होता है, तो लोगों ने लिखा है प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी तो पूरी कैविटी है ना,
उसकी एक रिसेस में होता है, तो इसलिए गलत हो जाते हैं मार्क्स कई दफा। यस, व्हेन यू कम बैक तो फिर वो रिव्यू, हम यही क्वेश्चंस आपकी बहुत ज्यादा होनी है रिविजन इंशाल्लाह, तो वो आपके रिव्यू हो जाएंगे। ये ना भी हुए तो ये क्वेश्चंस निकाल कर वी कैन ऑलवेज रिव्यू इन फ्रंट, आपको मैं दिखा सकती हूँ। फीडबैक उसका पूरा हो सकता है, लेकिन अभी सब स्टेज होती है ना, तो मैं देखती हूँ अभी आपका कितना आपको समझ। यस, आपने मिस कर दिया तो फिर आपके पॉइंट्स तो कटने थे ना बेटा। तो जाहिर है हर जो पार्ट होता है उसके, मैंने आपको बताया कि 0.5 0.25 भी होता है, जो यूएचएस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 0.25 मार्क का भी एक कोई ना कोई कई दफा ऐसे होता है कि क्वेश्चन होता है 0.25 का। तो अगर वो आपने कर दिए हैं तो फिर जाहिर मिस कर दिया तो वो आपका कटेगा ना, वो आपको मिल तो नहीं सकता। वी नेवर गेट अ टेस्ट बैक इन कॉलेज आइदर। टेस्ट बैक फीडबैक की प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि व्हेन यू गेट बैक द पेपर, हम आपको ये दिखाते हैं, अपने पेपर आपको रिव्यू करने के लिए देते हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आते हैं कि जी हमें मार्क्स ज्यादा कर दें। तो ये गलत एटीट्यूड होता है ना। आप ये देखें कि आपने गलती कहाँ पे की है, क्यों आपके मार्क्स कटे हैं, ये होता है। तो आप जब आएंगे तो फिर आपके जब रिवीजन टेस्ट होंगे तो मैं आप जाहिर है अभी हम दोबारा रिवाइज करेंगे सारा कुछ, तो एक एक क्वेश्चन को लेके ना तो मैं आपको दिखा दूंगी कि उसका आंसर होता होना कैसे चाहिए। ठीक है, आपने जो लिखा है वो क्या लिखा है और होना कैसे चाहिए, जिससे हम, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ रिफ्रेज करें रिफ्रेज करें, तो उसमें आपको पूरा आपको अगर पूछा है नाम तो आप नाम ही लिखे ना पूरा। जो उसका पैराग्राफ है वो छापा पैराग्राफ का ना डाल दें KLM का, मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे नाम सिर्फ चाहिए। आप जैसा वाइवा होता है, वाइवा में भी तो ये तो नहीं होता ना कि आप पूरा पैराग्राफ मुझे सुनाना शुरू कर दोगे, आप टिपिकल उसी का आंसर देंगे जो मैंने पूछा है। तो ऐसी क्यों भी यही चीज है। एक बोर्ड लगा दें DH में कि नो रीचेक अलाउड। हाँ, ऑब्वियसली रीचेक्स तो हम कहते रहते हैं कि रीचेक नहीं है, बट 150 स्टूडेंट्स में आप बहुत सारे हैं आ जाते हैं बार बार, तो ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। खैर टाइम ओवर हो गया है। परसों आपका टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं प्लीज उनको फॉलो करें। और टाइम मेरा ख्याल है अब काफी होता है, आप लोग यूज टू हो गए हैं, तो कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन मिस ना करें और रिफ्रेश करें आंसर, गौर से पढ़े। MCQ में भी बहुत टाइम होता है, उसको गौर से पढ़ें कि पूछा क्या है। और फिर MCQ बड़े सिंपल मैंने दिए हैं, अभी पहली आपकी सब स्टेज है तो इसमें कोई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन गौर से पढ़ें उसको। ठीक है, ओके देन, खुदा हाफिज।